दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द हिस्ट्री ऑफ अर्जेंटीना के बारे में। अर्जेंटीना को एक कंट्री के तौर पे दोस्तों आप सभी भली-भांति जानते होंगे। ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है आफ्टर ब्राजील। ये अपने मेट कल्चर, अपने टैंगो डांस और अपनी फुटबॉल टीम की वजह से काफ़ी मशहूर है। 2023 के फीफा वर्ल्ड कप को अर्जेंटीना ने जीता। लियोन मेसी ने उसकी अगुवाई करी और लियोन मेसी काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। उसके अतिरिक्त मैराडोना भी एक काफ़ी पॉपुलर प्लेयर हुए हैं अर्जेंटीना से। तो ये बातें तो आप जानते होंगे अर्जेंटीना के बारे में, और बहुत सी बातें जो आप नहीं जानते वो आप इस वीडियो में जान जाएंगे। इस देश का इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम अमेरिकी महाद्वीपों, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों महाद्वीप आते हैं, इनके इतिहास का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें हम जान रहे हैं कि अमेरिकी महाद्वीप में जब से आके होमोसेपियंस बसे हैं, जब से उनका आना यहाँ पे शुरू हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे रहने लगे हैं, तब से अभी तक क्या कुछ घटित हुआ है। पहले जो होमोसेपियंस आए, जो आदि मानव यहाँ पे आए और यहाँ पे सेटल्स हुए, उनको जो इंडिजीनियस लोग कहा जाता है, उनका क्या इतिहास रहा है, उन्होंने कौन कौन सी सभ्यताएं यहाँ पे इस्टेब्लिश करी, जैसे माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, इनका सभ्यता, ओल्मेक सभ्यता, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि जब यूरोप को अमेरिकी महाद्वीप की ज़मीन का पता चला और उन्होंने अमेरिका को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने इस पूरे महाद्वीप को, दोनों महाद्वीपों को अपनी कॉलोनी के तौर पे स्थापित कर लिया। और यूरोप के कई देशों ने जाके यहाँ पे अपनी कॉलोनी स्थापित करी, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी देश शामिल थे। उसके बाद ये सारे देश जो आज के समय आपको अलग अलग देश नज़र आ रहे हैं, ये सब यूरोप की कॉलोनी थी। उसके बाद यूरोप से ये देश आज़ाद कैसे हुआ, जिसको डीकोलोनाइजेशन का दौर कहा जाता है और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दौर कहा जाता है, जिसमें कई सारे देशों ने लड़ाइयाँ लड़ के स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, इन सभी देशों से आज़ादी हासिल करी। उसके बाद इन देशों का अपना इंडिविजुअल इतिहास भी है, जिसमें हमने कनाडा का इतिहास पढ़ा लिया है, ब्राज़ील का इतिहास पढ़ लिया है, यूएसए का इतिहास पढ़ लिया है, मैक्सिको का पढ़ लिया है, और अब हमारी बारी है अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना के बारे में हम जानेंगे और इसके इतिहास के जो सभी चरण हैं उसके बारे में हम डिटेल ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें हम प्री कोलंबियन पीरियड को पढ़ेंगे। प्री कोलंबियन पीरियड वो पीरियड था जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की यात्रा नहीं की थी। उससे पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे, जो इंडिजीनियस लोग अमेरिकी महाद्वीप में रहते थे, और इस वीडियो में स्पेसिफिकली अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमें उनके बारे में मिलती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू जो चीज़ें पता चलती हैं वो जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे जब यूरोपियंस यहाँ पे आ गए और इस क्षेत्र में स्पेनिश आए थे, स्पेनिश लोगों ने इस क्षेत्र को अपनी कॉलोनी बनाया था, तो स्पेनिश क्राउन ने और उनके प्रतिनिधियों ने किस तरह से इस क्षेत्र को गवर्न किया, रूल किया, उस दौर को जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कैसे स्पेनिश रूल से अर्जेंटीना आज़ाद हुआ और आज का जो मॉडर्न स्टेट है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। उस दौरान भी उसने कई सारे पॉलिटिकल टर्मोइल्स का सामना करते हुए और आगे बढ़ा है, और बहुत सी चीज़ें हुई हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए हैं, यहाँ पे मिलिट्री कू भी हुए हैं बहुत सारे। तो मॉडर्न रिपब्लिक बनने का एक लंबा दौर लगा और कई सारे फेजेस उसमें आए, उस सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैप मैं आपको बता चुका हूँ, और मैप को अगर आप जूम इन करेंगे साउथ अमेरिकी महाद्वीप को, तो ये आपको अर्जेंटीना दिखेगा, ये इसका पॉलिटिकल मैप दिखेगा आपको। ठीक है, और ये इसकी राजधानी है ब्यूनस एयर्स। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है, ऑफिशियल नाम है अर्जेंटीन रिपब्लिक। ये इसका फ्लैग है। इसकी रिपब्लिक फॉर्म की गवर्नमेंट यहाँ पे चलती है। ब्यूनस एयर्स इसकी कैपिटल है। इसकी जो जनसंख्या है वो तकरीबन 4.46 करोड़ है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो स्पेनिश है, क्योंकि जब से स्पेन की कॉलोनी रहा तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्पेनिश बोलने लग गई, और उन्होंने भी स्पेनिश भाषा को ही अपनाया था जब गवर्न किया था। तो जहाँ जहाँ स्पेन का रूल रहा वहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज ज़्यादातर क्षेत्रों में बोली जाती है। और स्पेन का रूल आप जानते होंगे कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में रहा है अमेरिकी महाद्वीप में, मैक्सिको से लेके और पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के बड़े भूभाग पर इसका रूल रहा है। इसकी करेंसी जो है वो अर्जेंटीन पेसो है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो तकरीबन आपको मिलेगा 10,73,364 स्क्वायर माइल के लगभग का। ठीक है, तो ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के इतिहास को सामान्यतः 4 भागों में पढ़ा जाता है। एक तो प्री कोलंबियन पीरियड, जिसमें हम तकरीबन 13,000 BC से और 16वीं शताब्दी तक पढ़ते हैं, तो ये तो एक लंबा इतिहास हो गया।
ठीक है, लेकिन इसके बारे में ही हमें सबसे कम इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसको सबसे कम सेगमेंट में ही पढ़ लेंगे हम। उसके बाद आता है कॉलोनियल पीरियड, जिसमें स्पेन ने इसे अपनी कॉलोनी बना के रखा, तो ये 1536 से लेकर 1809 के बीच का दौर था। उसके बाद नेशन बिल्डिंग जो पीरियड था, जिसमें स्पेन ने अपनी आज़ादी भी हासिल करी, और उसके बाद कई सारे पॉलिटिकल फेजेस के तहत गुजरता गुजरता ये एक देश के तौर पे 1980 और 1983 तक जो है एक प्रॉपर रिपब्लिक बन पाया, एक नेशन बन पाया, जो आज आप देखते हैं अर्जेंटीना को, वो वैसा बन पाया। उसके बाद भी अर्जेंटीना में काफ़ी कुछ घटित हुआ है, जिसको हम मॉडर्न अर्जेंटीना का इतिहास कहते हैं 1880 के दशक के बाद। तो बहुत कुछ घटित हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ हुआ है। और 1880 के बाद भी आज का जो मॉडर्न रिपब्लिक है वो आपको फॉर्म होता हुआ बाद में दिखेगा ना, तो वो आप बाद में दिखेगा, 1983 तक आप उसको देख पाएंगे। तो 13,000 साल पहले से पहले ह्यूमन सेटलर्स यहाँ पे रह रहे थे। मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ ना इन चारों चरणों का। उसके बाद इस 13,000 साल पहले से यहाँ पे लोग तो रहते थे, लेकिन रिटर्न इतिहास उसका नहीं मिलता, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उसके तहत ही हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। रिटर्न इतिहास हमें कब से मिलता है, जब से स्पेनिश लोग यहाँ पे आए, उन्होंने जो इतिहास लिखा उसी से हम पता कर पाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ। हालांकि वो इतिहास काफ़ी बायस्ड है, स्पेन की तरफ झुका हुआ है, यहाँ के इंडिजीनियस लोगों के को इतना सपोर्ट नहीं करता, उनके बारे में इतना डिटेलिंग नहीं देता, लेकिन जो जो चीज़ें हमें मिलती हैं सही सही उसके हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को। उसके बाद बात आती है कि 1776 से जो स्पेनिश क्राउन है उसने यहाँ पे जो अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है वो उसको वाइस रॉयल्टी ऑफ रियो डी प्लाटा के अंदर ले लिया था, और एक वाइस रॉयल्टी यहाँ पे बना दी थी जिसको एक वाइस रॉय चलाता था। और ये उस समय जो है काफ़ी बड़ी टेरिटरीज के अंडर आती थी, ना केवल आज का अर्जेंटीना बल्कि पेरू वाला क्षेत्र भी आता था, बोलीविया क्षेत्र आता था, परुग्वे उरुग्वे ये वाले क्षेत्र उसमें आते थे। लेकिन उसके बाद स्पेनिश एम्पायर कमज़ोर हुआ और 1810 के समय पे एक रिवॉल्यूशन हुआ, और उसके बाद वो रिवॉल्यूशन कंटिन्यू चलता रहा, और तकरीबन 9 जुलाई 1816 को अर्जेंटीना के जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने इसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया। हालांकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल ही रहा था 1824 तक, और 1824 में स्पेनिश एम्पायर को इन्होंने हरा दिया, और उसके बाद एक फेडरल स्टेट बना जो कि 1853 से 1861 के बीच में बना था। और उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग फेजेज आए, पॉलिटिकल टर्मोइल्स आए और बहुत सी चीज़ें हुई, और अर्जेंटीना का जो रिपब्लिक है वो आगे चल के पूरा बना है। तो प्री कोलंबियन पीरियड जो था उसकी अगर हम बात करें डिटेल में, तो उस दौर में इतिहास रिटर्न में तो है नहीं, रिटर्न में नहीं है, तो हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पे कब लोग पहुंचे। तो जो ह्यूमन माइग्रेशन वेव है उसका जो एक मैप माना जाता है, और एक लगभग अप्रोक्सीमेशन पीरियड माना जाता है कि किस जगह पे कब आज के जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं वो पहुंचे, तो जिसको होमो सेपियन कहा जाता है, तो उसका ओरिजिन माना जाता है अफ्रीका से। आप जानते हैं अफ्रीका से माना जाता है। तो अफ्रीका से वेव जो निकली अलग अलग दिशाओं में निकली, और अलग अलग दिशाओं में होमो सेपियंस गए। तो एक वेव तो ये यूरोप की तरफ चली गई, एक एशिया की तरफ चली गई। तो एशिया की तरफ भारत में तकरीबन 70,000 साल पहले होमो सेपियंस पहुंच चुके थे। उसके बाद ये वेव जो है, इसमें भी एक वेव इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ईस्ट की तरफ चली गई, और एक वेव जो है ऊपर रशिया की तरफ और जापान और इनकी तरफ चली गई, कोरिया की तरफ चली गई। ये वेव जो है जो एशिया के रूट से जा रही थी, ये रूट से आगे जाती जाती जब बेरिंग सी को पार करके तकरीबन 15 से 20,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में पहुंचती है, तब माना जाता है कि होमो सेपियंस सबसे पहले अमेरिकी महाद्वीप में पहुंचे थे। ये ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी महाद्वीप में पहुंचने वाले होमो सेपियंस एशिया के रूट से पहुंचे थे, और ये हंटर गैदर थे, शिकारी थे, शिकार करने के लिए घूमते थे, आदिवासी थे, ज़्यादा चीज़ों का इनको पता नहीं था, घुमक्कड़ थे, एक जगह सेटल नहीं होते थे, ज़्यादा चीज़ें इनको पता नहीं थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें ये लोग नई चीज़ें सीखते हैं, खेती करना सीखते हैं, सिर्फ शिकार पे ये डिपेंडेंट नहीं रहते, फिर एक जगह सेटल होना भी सीखते हैं, पोट्री बनाना भी सीखते हैं, अपना कल्चरल डेवलपमेंट करना भी सीखते हैं, साथ में रहना भी सीखते हैं, एक सिविलाइजेशन बनाना भी सीखते हैं। तो ये जो दौर है जो हर जगह हुआ है ह्यूमन बींग्स के इतिहास में, वो यहाँ पे भी हुआ। तो नॉर्थ अमेरिका में पहले आ गए, नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका पहुँचते पहुँचते इनको और समय लगा, और तकरीबन 15 से 12,000 साल पहले, तकरीबन जैसा मैंने आपको बताया 13,000 साल पहले एक रफ आइडिया है, उस समय ये साउथ अमेरिका में पहुँच गए। और ये नंबर 7 का जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये अर्जेंटीना ही है, यहाँ पे ये पहुँच गए थे 12 से 15,000 साल पहले। ये लोग यहाँ पे इतना डीपली पॉपुलेटेड नहीं थे,
बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड थे, कम थी यहाँ पे संख्या। और यहाँ पे ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, अलग अलग कबीलों में रहते थे, ज़्यादातर ट्राइबल थे। ये सब चीज़ें दिखती हैं। लेकिन पैलियोलिथिक पीरियड से ही यहाँ पे लोग रहते हैं, उससे हमें ये चीज़ें पता चलती है, अर्लियर ट्रेस हमें पता चलते हैं। आपको पता है ना, स्टोन एज को 3 भागों में बांटा जाता है, पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक, नियोलिथिक। तो उस तरह से आप देखते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड से ही दिखते हैं, और आगे मेजोलिथिक और नियोलिथिक में भी इनका टाइम मिलता है। लेकिन फिर भी 4000 से 2000 बीसी के अराउंड जो है इस क्षेत्र में पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम हो गई थी। ये पॉपुलेशन डिक्रीजमेंट दिखता है आपको, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मतलब इनको ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। यहाँ का मौसम, इनका यहाँ के हिसाब से जो चीज़ें इनको चाहिए थी उस समय, जितना डेवलपमेंट हो रखा था, वो चीज़ें इनको इजीली अवेलेबल नहीं थी, तो ये यहाँ पे इतना रहते नहीं थे। इंडिजीनियस लोगों को भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है वैसे तो, कि एक तो वो लोग थे जो बेसिक हंटर गेदर थे और फूड गेदर थे, जिनको पोट्री वगैरह का डेवलपमेंट नहीं पता था, पोट्री वगैरह बनाना नहीं जानते थे। दूसरे वो थे जिनको हंटर गेदरिंग और ये सब तो आता था, साथ साथ वो पोट्री बनाना भी जानते थे। तीसरे वो थे जिनको बेसिक फार्मिंग और पोट्री बनाना दोनों चीज़ें आती थी, तो एडवांस थे ये थोड़े। तो पोट्री आप अगर देखते हैं अमेरिकी महाद्वीपों की, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी, और अब ओरिजिनल लोगों की आप अलग अलग हंटर गेदरिंग की उसके जो रूइंस है वो आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको क्या, जो जहाँ पे साइट्स की इवैक्यूएशन होता है, आर्कियोलॉजिकली खुदाई होती है, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाया था इनका एम्पायर का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो इनका एम्पायर है वो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, जो दक्षिण अमेरिकन महाद्वीप के इस वाले क्षेत्र में, ये जो पैसिफिक ओशियन से लगता हुआ एंडीज माउंटेन वाला क्षेत्र है, उसके पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इक्वाडोर से लेके पेरू तक ये फैला हुआ था, काफ़ी बड़ा साम्राज्य था ये। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा था ये, यूरोपियंस के आने से पहले तक था, है ना। तो ये, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिए, इसका रिलीजन वगैरह सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। तो ये एक काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन था, जो यूरोपियंस के जस्ट आने से पहले यहाँ पे था। और ये यहाँ पे अर्जेंटीना वाला क्षेत्र भी इसके कंट्रोल में था, मेजरली था, पूरा तो नहीं था, कुछ हिस्सा था इसका, वो यहाँ पे रहते थे। तो 15वीं सेंचुरी तक ये साम्राज्य था, और इसका काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम था, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज इकोनॉमी थी, इम्प्रेसिव इनका आर्ट एंड आर्किटेक्ट वर्क था, बड़े बड़े इन्होंने रोड बना रखे थे। उस रोड कंस्ट्रक्शन तो इतना अच्छा था कि यूरोपियंस ने उसी का इस्तेमाल करके आगे काफ़ी ट्रेड किया है। तो ये लोग रहते थे। उसके अलावा अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में मापुचे, गुरानी और क्वेचुआ जैसी कुछ ट्राइब्स भी रहती थी, जिनकी अलग अलग यूनिक लैंग्वेजेस थी, कस्टम्स थे, वे ऑफ लाइफ था, अलग रिलीजन्स थे। और ये नोमैडिक हंटर थे कुछ लोग ज़्यादा, इनमें से कुछ फार्मर और ट्रेडर भी थे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, ट्रेड और कॉमर्स भी ठीक ठाक, खेती बाड़ी भी ठीक हो रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था इनके बीच में। लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी में आया एक बड़ा फेज, और वो फेज ये था कि उधर से यूरोपियंस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज कर ली थी, और उनको पता चल गया था कि यहाँ पे हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो ये स्पेनिश कॉलोनियल एरा जो आया, उसमें क्या कुछ हुआ उसकी हम बात करते हैं। थोड़ा सा बैक में चलते हैं। आपको ये बात पता होगी कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एक समय था, एज ऑफ डिस्कवरी भी उसको कहा जाता है। उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है। उसमें बेसिकली क्या हुआ कि यूरोप के देशों का भारत जाने का जब रास्ता छूट गया, ओटोमन एम्पायर ने मिडिल ईस्ट में अपना कब्जा कर लिया और उसने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, तो यूरोप ने ये मुहिम चलाई कि वो भारत पहुंचने के लिए नए रास्ते खोजेगा, समुद्री रास्ते खोजेगा। और उसके लिए उसने कई एक्सप्लोरर्स को पैसा दिया और कहा कि भारत की खोज करो। तो स्पेन के राजा रानी ने एक इटालियन यात्री को पैसा दिया जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, और कहा कि भारत की खोज करके आओ। यह आदमी अटलांटिक ओशियन से वेस्ट वर्ड चलता चलता गया। इसने सोचा कि मैं भारत पहुंच जाऊंगा, और ये भारत ना पहुंच के रास्ते में एक और जमीन पे पहुंच जाता है, मेहमास आइलैंड्स पे पहुंच जाता है, कैरिबियन क्षेत्रों में पहुंच जाता है। इसको लगता है कि ये एशिया पहुंच गया है, लेकिन ये एशिया नहीं बल्कि एक नई अनएक्सप्लोर्ड जमीन पे पहुंच चुका था। अनएक्सप्लोर्ड किसके लिए? यूरोपियंस के लिए। यहाँ पे लोग तो रहते ही थे, लेकिन यूरोप को नहीं पता था कि यहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसी कोई जमीन है। यहाँ पे पहुंचने के बाद इसने और यात्राएं करी, और बार बार 4 यात्राएं करके इसको ये पता चला कि यहाँ पे हमें बहुत सारे रिसोर्स मिल सकते हैं। यहाँ पे जो नेटिव लोग रहते हैं, इंडिजीनियस लोग रहते हैं, वो काफ़ी वीक हैं, उनके पास इतने अच्छे वेपन्स नहीं हैं, और वो हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से यूरोप को, सबसे पहले स्पेन को और बाकी यूरोप, बाद में धीरे धीरे करके बाकी सारे यूरोपियंस को पता चला कि एक नई ज़मीन खोजी गई है। और अमेरिगो वेस्पुची ने बाद में इसका नाम
तो ढूंढ के उसने कहा कि ये एशिया नहीं है बल्कि एक नई जगह है, एक नया महाद्वीप हमने खोज लिया है, तो इसका नाम उसी के नाम पे अमेरिका पड़ गया। तो ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौरान कई यात्राएं हुई, बहुत सारी यात्राएं हुई, जिसमें आपको पता है कि पुर्तगाल से तो वास्को डी गामा भारत पहुंच गया, स्पेन से जो है कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, उस पुर्तगाल से और एक आध व्यक्ति जो है कैब्रल वगैरह यहाँ पे ब्राजील पहुंच गया, और मेगलियन जो एक व्यक्ति है, ये काफ़ी बड़ी यात्रा इसने करी। ये व्यक्ति यहाँ से पहुंच के देखो इस तरफ से अमेरिका भी पहुंचा और उधर से घूम के ये यहाँ पे देखिए बहुत दूर तक पहुंचा, इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया था। तो इतनी यात्रा इसने करी, इन्होंने इतनी यात्राएं करी, तो यात्रा करते करते ये लोग अल्टीमेटली यहाँ पे भी पहुंच गए। 1502 के आसपास जो है इन्होंने साउथ अमेरिका महाद्वीप के साउथ में भी पहुंच गए, जहाँ पे अर्जेंटीना पड़ता है। तो चीज़ें इतनी बदली इस दौर में कि पहले जो अमेरिका इंडिजीनियस कल्चर्स के यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे दर्जनों क्या सैकड़ों यहाँ पे सिविलाइजेशंस और कल्चर के लोग रहते थे, उन कल्चर्स को हटा के आने वाले समय में यूरोपियंस ने इन ज़मीन को ऑक्यूपाई कर लिया। सबसे ज़्यादा स्पेन ने किया क्योंकि वो सबसे पहले आया था, फिर पुर्तगाल ने ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र ऑक्यूपाई कर लिया, फिर फ्रांस ने ये टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ पे भी कुछ क्षेत्र को ऑक्यूपाई किया, यहाँ पे भी कुछ क्षेत्र को ऑक्यूपाई किया। और ब्रिटेन का फोकस मेनली था नॉर्थ अमेरिका पे, जो यूएसए की 13 कॉलोनी थी वो उसके कंट्रोल में थी, कनाडा का बहुत बड़ा क्षेत्र इसके कंट्रोल में था, रशिया के पास ये अलास्का वाला क्षेत्र आया, और डच के पास छोटी मोटी टेरिटरी और थी। तो बहुत सारे यूरोपियन देशों ने यहाँ पे अमेरिका को कॉलोनाइज किया, कॉन्क्वेस्ट किया। उसके बाद देखिए अब स्थिति ऐसी है कि इन यूरोपियंस को जब यहाँ से मार भगाया गया तो नए देश बने, लेकिन ये जो नए देश बने इनकी डेमोग्राफी, इनकी भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। यहाँ से अगर यहाँ पे जाके देखें तो सब कुछ बदल चुका है, ये और ये सेम नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस चले गए तो पहले जैसी स्थिति हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो हैबिटेंट्स रहते हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन डिसेंडेंट्स के हैं, और यहाँ के जो इंडिजीनियस लोग थे वो तो ज़्यादातर ख़त्म ही हो गए। बहुत कम पॉपुलेशन उसकी बची है जो कि इनके साथ मिक्स भी हो गई यूरोपियंस के साथ। ज़्यादातर पॉपुलेशन तो इनके साथ जो यूरोपियंस अपने साथ बीमारियां लाए थे उनसे ख़त्म हो गई, और बाकी इन्होंने लड़ाइयों में मार पीट के उनको ख़त्म कर दिया। तो ये सब चीज़ें चली हैं। स्पेनिश कॉलोनियल जो एरा था उसको अब अर्जेंटीना के संदर्भ में देखते हैं। अमेरिको वेस्पुची जब साउथ अमेरिका पहुंचा 1502 में, तो उसको ये जगह जो है उसने एक्सप्लोर करी थी सबसे पहले। 1516 में सबसे पहले यूरोपियन विजिट हुई, स्पेनिश जो एक्सप्लोरर था जुआन डियाज सोलिस, उसने यहाँ पे यात्रा करी थी और उसने यहाँ पे कई लोकल ट्राइब के लोगों को मारा। वो अपने साथ काफ़ी जहाज़ों के बेड़े लेके आया था, और स्पेनिश लोगों का शुरुआत से ही ये क्लियर था, एक ब्रूटल थिंकिंग थी कि उनको यहाँ के जो इंडिजीनियस लोग थे उनको बंधक बनाना था, गुलाम बनाना था, उनसे फोर्स लेबर करवाना था और उनकी ज़मीन को ऑक्यूपाई करना था, कब्जा करना था। ये उनका काफ़ी क्लियर विजन था, और इसी विजन के तहत उन्होंने यहाँ पे कॉलोनाइज किया और यहाँ के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत शोषित किया। उसके बाद 1536 में तकरीबन 20 साल बाद पहला यूरोपियन सेटलमेंट हुआ अर्जेंटीना में, ब्यूनस एयर्स में ये हुआ, और जो पेड्रो डी मेंडोजा ने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो ये उसके बाद 1536 से कॉलोनियल पीरियड एक तरह से स्थापित हो गया था यहाँ पे, जिसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। उसके बाद जेरोमिनो लुइस कैब्रेरा ने 1573 में कोर्डोबा सिटी को अर्जेंटीना के अंदर फाउंड किया, स्थापित किया, और ये स्पेनिश कॉलोनी का वायसराल्टी और पेरू का जो है सेंटर था उस समय, ये जो कोर्डोबा था। तो स्पेनिश कॉलोनीज अपने पीक पे जब थी तो इतनी बड़ी थी। ये तो स्पेन है, पेनिनसुला जो है स्पेन वाला पेनिनसुला है, जहाँ पे यहाँ पे पुर्तगाल और इधर स्पेन है। तो इसकी कॉलोनी बहुत जगह थी यहाँ पे। इसकी ये देखिए आपको कॉलोनी साउथ अमेरिकी महाद्वीप के अंदर, मेजो अमेरिका के अंदर और नॉर्थ अमेरिका तक फैली हुई थी। तो बहुत बड़ी कॉलोनी थी इसकी। तो ये कॉलोनीज बाद में खत्म हुई है, लेकिन एक समय पे तो ये सारा क्षेत्र इसके कंट्रोल में था। तो यहाँ पे अर्जेंटीना भी इसके कंट्रोल में आपको दिख रहा है। अब आगे चल के 1776 में स्पेनिश जो क्राउन थे उसने क्या किया कि वॉइस रॉयल्टीज बना दी यहाँ पे अलग अलग। तो रिया डी प्लाटा जो था उसकी वॉइस रॉयल्टी के अंदर स्पेन आता था, और इस पहले वॉइस रॉयल्टी ऑफ पेरू का पार्ट था। ब्यूनस आयरेस जो है इसकी कैपिटल हुआ करते था, तो उसका नाम था। तो रिया डी प्लाटा इसका नाम, गवर्नेट ऑफ रिया डी प्लाटा उसको कहा जाता था। और स्पेनिश लोगों ने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया, यूरोपियन कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, और ना केवल अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस किया बल्कि यहाँ के कल्चर को पूरी तरह से मिटाया। एक तरह से बहुत बुरी तरह से उनको ब्रूटली यहाँ के जो कल्चर थे उनको
डिस्ट्रॉय किया। बड़े बड़े जो इनके टेम्पल्स थे, इनके जो महल थे, उनको तोड़ा, डिस्ट्रॉय किया और यहाँ के लोगों को मारा। उससे क्या होता है कि यहाँ का जो इतिहास है उसको बहुत हद तक इन्होंने डिस्ट्रॉय भी कर दिया और फिर अपने हिसाब से इतिहास इन्होंने लिखा। तो वो भी एक आप चीज़ जानते हैं। तो वाइसरॉयल्टी ऑफ पेरू ये था और वाइसरॉयल्टी ऑफ रियो डी प्लाटा ये था। तो ये वाइसरॉयल्टी ऑफ पेरू का जो कुछ हिस्सा था ये एक समय में इसमें आता था और वाइसरॉयल्टी ऑफ रियो डी प्लाटा हमारा फोकस इस पर रहेगा क्योंकि यही मेनली अर्जेंटीना वाला हिस्सा था। तो ये क्षेत्र इसके कंट्रोल में था। ये वाइसरॉयल्टी ऑफ ब्राजील जो है ये तो पुर्तगाल की कॉलोनी था। इधर वाले ग्रीन में दिख रहे हैं ये स्पेन की कॉलोनी था, ये ध्यान रखिएगा आप। वाइसरॉयल्टी ऑफ न्यू ग्रैंडा ये भी स्पेन की कॉलोनी था। तो जो अलग अलग कॉलोनीज थी, अलग अलग वाइसरॉयल्टीज थी, उसमें अलग अलग देश बनते गए, उसमें भी अलग अलग देश बनते गए। छोटे बड़े देश यहाँ पे साउथ अमेरिका में आपको पता है बनते ही चले गए। अब स्पेनिश ने सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम ऑफ कॉम्युनिडा जो कि एक स्पेनिश शब्द है, ये सिस्टम स्टैब्लिश किया जिसमें इन्होंने इंडिजिनियस लोगों को गुलाम बनाया और उनको फोर्सफुली स्लेव वर्क में धकेल दिया और उनसे खादानों में काम करवाते थे, प्लांटेशंस में काम करवाते थे और उनको प्रोटेक्शन के बदले ये कहते थे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको मार डालेंगे और आपको सब कुछ खत्म कर देंगे। तो खुद से ही प्रोटेक्शन के बदले इन्होंने उनसे फोर्स लेबर करवाया। लेकिन बाद में इसको बदल दिया और उन्होंने रिपार्टिमेंटो की एक नई स्कीम लेके आए। उस सिस्टम के तहत इन्होंने कहा कि आपको गुलाम की तरह काम नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको एक सर्टेन अमाउंट में लेबर वर्क आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा पब्लिक वर्क के नाम पे और आपको ये काम इतना करना पड़ेगा। पूरा लेबर हम आपको पूरी तरह से स्लेव नहीं बनाते हैं। और उसके ये सब इन्होंने करते करते ये किया कि अफ्रीका से यूरोप के लोग जो हैं बहुत सारे स्लेव्स को ट्रेड करते थे। आपको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि जो स्लेव ट्रेड हुआ है अफ्रीका से अमेरिकाज में वो 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक बहुत चला है। इसमें क्या होता था बेसिकली कि यहाँ पे काम करवाने के लिए यूरोपियंस जो हैं वो पहले इंडिजिनियस लोगों के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन इंडिजिनियस पॉपुलेशन बहुत ख़त्म हो चुकी थी जब स्मॉल फॉक्स जैसी डिजीजेस ने यहाँ के लोगों को बहुत हद तक ख़त्म कर दिया और वो लोग इनके लिए इम्यून नहीं थे। साथ ही ये इतने अच्छे वर्कर नहीं थे जितने कि अफ्रीकन जो ब्लैक पॉपुलेशन थी वो अच्छी हार्ड वर्किंग थी और फिजिकली ज़्यादा फिट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो यूरोपियंस ने क्या किया, यहाँ से बहुत सारे स्लेव्स को, वेस्ट अमेरिका से बहुत सारे स्लेव्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया अमेरिका महाद्वीप के अंदर। सबसे ज़्यादा स्लेव्स ब्राज़ील में लाए गए। उसके बाद सब यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वाला जो क्षेत्र है आज के समय वहाँ पे आपको ज़्यादा ब्लैक पॉपुलेशन दिखती है कैरेबियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे लेके आया गया। इनसे फोर्स लेबर करवाया जाता था। काफ़ी स्लेव्स जो हैं वो यहाँ पे भी लाए गए, जो अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी इनसे प्लांटेशन में, माइनिंग्स में इनमें काम करवाते थे। और ये एक इकोनॉमी चलती थी उस दौरान पे यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में, जिसमें क्या होता था कि यूरोपियंस जो हैं वो यहाँ से स्लेव ले जाके अमेरिकी महाद्वीप पे इंपोर्ट करते, वहाँ से इन स्लेव से काम करवाते, प्लांटेशंस में काम करवाते, फोर्स लेबर करवाते बिना पैसे के। और उसके बाद यहाँ से जो रॉ मटेरियल था, शुगर, तंबाकू, कॉटन, ये सब चीज़ें जो है वो यूरोप ले जाते। उन यहाँ ले जाने के बाद इनसे जो मटेरियल तैयार होते हैं, इनसे जो भी प्रोडक्ट ये तैयार करते थे, फ्रेश मटेरियल, वो लेके आके ये इनको वापस बेचते इन महाद्वीपों में। टेक्सटाइल जैसी चीज़ें, रम, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ये सब अफ्रीका में बेचते और एशिया में भी अपनी जो चीज़ें हैं वो तो सब जगह ये बेचते ही थे। तो ये एक ट्राइंगल बनता था, ये एक ट्रेड ट्राइंगल था यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। और इससे इनकी इकोनॉमी काफ़ी डिपेंडेंट थी। ये एक बैकबोन थी और इस इकोनॉमी को कहा जाता था स्पेनिश में स्टैंचियास। ये एक कॉलोनियल इकोनॉमी की बैकबोन थी। यहाँ पे काफ़ी सारे ये अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को तो एक्सपोर्ट करते और इंपोर्ट करते ये अमेरिकी महाद्वीप से रॉ मटेरियल्स को। अब आगे चल के लेट 18th सेंचुरी में यूरोप जो है उसमें बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही थी। वहाँ पे पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहे थे बहुत सारे। वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसी घटनाएं हो रही थी। यूरोप के अंदर कई सारे देश जो हैं वो आपस में वॉर्स में इंक्लूड थे। और उसी दौरान जो है यहाँ पे भी अमेरिकी महाद्वीप के अंदर भी जो वॉइस रॉयल्टीज़ थी स्पेनिश एम्पायर की, वो चाहती थी कि कैसे उनको थोड़ी ऑटोनॉमी मिल जाए, थोड़ी उनको आज़ादी मिल जाए, कैसे भी करके। उनके जो वॉइस रॉय थे वो ये चाहते थे कि वो स्पेन से थोड़ा सेपरेट होके अपना इंडिविजुअल यहाँ पे किंगडम चलाएं, या ऐसी इनकी मानसिकता थी, वो थोड़ा ऑटोनॉमी चाहते थे। लेकिन उसी दौरान लेट 18th सेंचुरी में बर्बन रिफॉर्म्स आए। बर्बन यहाँ की डायनेस्टी थी स्पेन की। तो बर्बन रिफॉर्म्स जब आए
तो उस बर्बन रिफॉर्म्स ने इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो सेंट्रलाइज कर दिया कि स्पेनिश एम्पायर का दबदबा और ज़्यादा रहेगा उनकी कॉलोनीज में। वो उनको और ज़्यादा उनसे ऑटोनॉमी देने की बजाय उनसे ऑटोनॉमी छीन ली। तो सेंट्रलाइज करना ये जो चीज़ थी, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा साउथ अमेरिका में जो स्पेन की कॉलोनीज थी उनके ऊपर, और अर्जेंटीना की ऊपर भी पड़ा ऑब्वियसली क्योंकि वो कॉलोनी था। तो ये मंशा तो ये थी इस रिफॉर्म की कि स्पेन जो है वो ज़्यादा कंट्रोल चाहता था, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट चाहता था, टैक्स इंक्रीज करना चाहता था, और इस चीज़ों की वजह से वो चाहता था कि उसको बेटर कंट्रोल मिलेगा। लेकिन उसका उल्टा पड़ गया क्योंकि यहाँ पे जो क्रियोलो थे, क्रियोलो मतलब वो लोग जो कि थे तो उस वॉइस रॉयल्टी का हिस्सा, उस यूरोपियन डिसेंडेंट के, लेकिन वो अमेरिकी बोर्न थे और वो चाहते थे कि अब तो हम तो अमेरिकी हैं, अमेरिकी मतलब अमेरिकी महाद्वीप के, अर्जेंटीना में रह रहे हैं तो भी अमेरिकी महाद्वीप तो होगा ना, अमेरिका देश की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये वहाँ के थे, तो ये चाहते थे कि इनको अब स्वायत्तता मिल जाए, इनको आज़ादी मिल जाए, और ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ की जो ज़मीन है उसको खुद गवर्न करें, खुद रूल करें। ये नहीं चाहते थे बिल्कुल भी कि अब स्पेन का, दूर बैठे स्पेन का यूरोप से हम पे कंट्रोल चले। इसकी वजह से एक रिसेंटमेंट हुआ, एक तनाव की स्थिति पैदा हुई ब्रिटिश स्पेनिश क्राउन और यहाँ के जो वाइस रॉयल्टीज थी उनके अंदर, जिसकी वजह से अर्जेंटीनियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो शुरू हो गया था 1810 से ही, और 1818 तक ये चला है काफ़ी। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई, और उसमें सबसे पहले हुआ एक और बड़ी घटना हो गई। देखिए, आपको पता होगा कि यूरोप में ये जो लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी का जो दौर था वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था, पॉलिटिकल टर्मोइल वाला फेज था। इसमें एक बड़ी घटना थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुई क्रांति थी, उसके ऊपर वीडियो बनाया है मैंने। उसमें क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर जो राजा था, किंग था, जो एम्परर था, उसको हटा के पूरी तरह से उसको पहले तो मार दिया गया, और स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यूरोप के बाकी देशों को भी डर लगने लग गया कि हमारे यहाँ से भी मोनार्कियाँ खत्म ना हो जाएं और यहाँ पे रिपब्लिक देश ना बन जाए। हालांकि फ्रांस में भी बाद में वापस हुआ क्या, नेपोलियन बोनापार्टे नाम का एक मिलिट्री लीडर जो इतना पॉपुलर था और इतना ताकतवर था, वो फ्रांस का एम्परर बन जाता है 1803 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1889 से लेकर 99 तक चला है, 89 से 99 तक चला है। उसके बाद बोनापार्टे आता है सत्ता में। नेपोलियन बोनापार्टे जो है यूरोप के साथ कई सारी लड़ाइयाँ लड़ता है, जिसको नेपोलियनिक वॉर कहा जाता है। ये 1805 से 1815 के बीच में हुई। फाइनली जब वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हारा, उसके बाद ये लड़ाइयाँ खत्म हुई हैं। लेकिन उससे पहले नेपोलियन ने बहुत कुछ बदल दिया था। नेपोलियन ने इस यूरोप के काफ़ी बड़े क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया था। देखो, ये जो ग्रीन कलर में जितना क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, ये सारा नेपोलियन की गिरफ्त में आ चुका था। इसमें आपको स्पेन भी नजर आ रहा होगा। स्पेन जो है वो पेनिनसुलर वॉर, जो कि 1808 से 1812 के बीच में आप देखते हैं, उसमें हार गया था। पेनिनसुलर वॉर, ये पेनिनसुला की बात कर रहा हूँ, ये जो पेनिनसुला है इसकी बात चल रही है, जो स्पेन और पुर्तगाल वाला पेनिनसुला। इसमें स्पेन का जो कंट्रोल है वो पूरा फ्रांस के हाथ में आ गया था। स्पेन के राजा फर्डिनेंड 7 को हटा के नेपोलियन ने अपने भाई को यहाँ पे राजा बना दिया था। तो सोचिए, स्पेन जिसकी दुनिया भर में बड़ी बड़ी कॉलोनीज थी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर इतना बड़ा होल्ड था उसका, इतना कंट्रोल था, उसका जो मेन लैंड है, उसका जो मेन किंगडम है, वही उसके हाथ से चला जाए तो उस देश की क्या इज्जत बचेगी। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब राजा ही नहीं बचा तो अमेरिका के अंदर जो कॉलोनीज थी वो किस क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे थी, वहाँ पे वॉइस रॉयल्टीज जो हैं वो किसके कहने पे थी। तो इसीलिए जो अमेरिका के अंदर जो लोग रह रहे थे, उन्होंने कहा कि अब तो हमारा टाइम आ गया है, स्पेन तो चला गया, स्पेन में कोई क्राउन नहीं है, तो अब ये जो क्षेत्र है अमेरिकी महाद्वीप के अंदर जो स्पेन की होल्ड में था, इनको सभी को अपने आप को खुद गवर्न करना चाहिए। अब स्पेनिश रूल के अंदर हम नहीं हैं, स्पेन की कॉलोनी नहीं है, ना रहा स्पेन तो काहे की स्पेन की कॉलोनी, ये वाली बात हो गई। अब क्या होता है आगे चल के, इसकी वजह से काफ़ी लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया। एक तरफ वो लोग थे जो कि ये कहते थे कि नहीं, हमें स्पेन का ही कॉलोनी, स्पेन का ही भाग बन के रहना है। जो लॉयल थे स्पेनिश क्राउन के, उनको लगता था कि जब नेपोलियन हार जाएगा उसके बाद राजा वापस सत्ता में आएगा और उसके बाद जो है स्पेन की कॉलोनी वापस चलेगी, वापस वॉइस रॉयल्टी के अंडर आ जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि हम उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहते, अब हम स्पेन के अधीन नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे और अपनी सत्ता को हम खुद चलाएंगे।
तो इसमें ये चीज़ें हुई, उसमें कई सारे मल्टीपल ऐसे अटेम्प्ट भी हुए जिसमें लोकल अथॉरिटीज़ को इन्होंने हटाने की कोशिश करी और कुछ जगह पे उनको सक्सेस मिली, कुछ जगह पे नहीं मिली। उसके बाद 1810 में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको मे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें ये रीजन था कि जब पता चला कि नेपोलियन ने स्पेन को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है, तो अब जो है स्पेन की जितनी भी कॉलोनीज हैं वो स्पेन के अंदर तो है नहीं, स्पेनिश रूल तो वहाँ पे रहा नहीं, तो अब हमें आज़ाद होना है। तो उसके बाद कई सारे यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। शुरुआत में कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि मे रिवॉल्यूशन के बाद कई जगहों पे वाइसरॉयज को हटा दिया गया। सारे अमेरिकी महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ पे स्पेन के वाइसरॉय थे, वाइसरॉयज को हटा दिया गया। कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टेब्लिश करने की बात कही, कहीं पे रीजेंसी चल रही थी। रीजेंसी मतलब रीजेंट के तौर पे, जो मतलब स्पेनिश क्राउन तो नहीं रहा लेकिन उनका रीजेंट के तौर पे, उनका प्रतिनिधित्व के तौर पे काम करने वाले लोग यहाँ पे चल रहे थे, उनको कंसिडर किया जा रहा था। और ये जो वाइस रॉयल्टी थी जो पुर्तगाल क्या बोल रहा हूँ, अर्जेंटीना वाली थी, इसका नाम रखा गया था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ रियो डी ला प्लाटा। ये नाम इसका रखा गया क्योंकि ये यूनाइटेड प्रोविंस बना, ये वाइस रॉयल्टी नहीं रहा था, तो यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम रखा। अब यहाँ पे वाइस रॉयल्टीज जो है उनका एरिया, उनके क्षेत्र, उनका पॉलिटिकल स्फीयर काफ़ी कुछ बदला इस समय में जब लड़ाई चल रही थी। कुछ जगह जो हैं ऐसी भी थी जो कि पुराने जो गवर्नर्स थे और पुराना जो क्राउन था उसके लिए लॉयल थी, वो चाहते थे कि वापस स्पेन का यहाँ पे रूल स्टैब्लिश हो जाए। उनमें से कुछ को कैप्चर कर लिया गया, कुछ उनके हाथ से निकल गई, लेकिन ये जो क्षेत्र है कई भागों में बंट गया। इसीलिए ये जो अमेरिकी महाद्वीप के अंदर स्पेन की इतनी बड़ी कॉलोनी थी, उसके इतने सारे देश बने, एक नहीं बना, बहुत सारे देश बने। दूसरी तरफ आप देखते हैं पुर्तगाल की कॉलोनी थी, वो ब्राज़ील थी, वो एक ही देश बना, लेकिन यहाँ पे अलग अलग देश बने। ये चीज़ें होती हैं। तो ये वाइस रॉयल्टीज देख लीजिए आप, ये वाइस रॉयल्टीज यहाँ पे अलग अलग थी। वाइस रॉयल्टी पेरू की थी, यहाँ पे रियो डी प्लाटा की थी। तो ये जो वाइस रॉयल्टीज थी ये अलग अलग थी और यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था उसको कई की फिगर्स, कई बड़े जो रिवोल्यूशनरीज थे वो चला रहे थे, जिसमें जुआन जोस कैस्टेली थे, बेलग्रानो थे, जोस डी सैन मार्टिन थे, जिन्होंने कई सारे मिलिशियाज को ऑर्गेनाइज किया और स्पेनिश रॉयलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसमें कई की बैटल्स हुए, जैसे बैटल ऑफ सुईपाचा, बैटल ऑफ टुकुमैन, बैटल ऑफ साल्टा 1810, 12, 13, इनमें ये बैटल्स हुए हैं, जिसमें अल्टीमेटली इन लोगों को सफलता मिली है। इनके रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, इनमें के आप जानते हैं सैन मार्टिन और बेलग्रानो, ये हैं बेलग्रानो, और ये कैस्टिली हैं फर्स्ट नंबर पे। तो ये लोग जो हैं इन्होंने कई सारे बैटल्स को लीड किया और स्पेनिश फोर्सेस को बैकफुट पे धकेल दिया। वैसे भी कमज़ोर हो चुकी थी, यूरोप में भी कमज़ोर हो चुकी थी, यहाँ पे भी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उसी दौरान जो है चीज़ें बदल भी रही थी। आंतरिक भी कुछ फैक्शंस क्रिएट हो रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो फेडरलिस्ट थे और कुछ ऐसे थे यूनिटेरियन थे। कौन होते हैं ये लोग मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकली भी लोगों के बीच में डिवीजन चल रहे थे कि अगर हम स्पेन से आज़ाद हो गए तो उसके बाद हमारी सरकार किस तरीके की बनेगी। उसके बाद जो वॉर है वो काफ़ी डिसिसिव मोड पे पहुंचा 1816 के समय पे, और उस समय इन्होंने स्पेन को कह दिया था कि अब हम डिक्लेयर हैं, स्पेन से आज़ाद होना चाहते हैं, अब हम अपने आप को आज़ाद घोषित करते हैं, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने की बात इन्होंने कही। और ये वॉर कम्प्लीटली 1824 में ख़त्म हो गया। 1824 में ख़त्म होते होते अर्जेंटीनियन फोर्सेस ने साइमन बोलीवर की लीडरशिप में स्पेन को पेरू के अंदर हरा दिया, स्पेनिश फोर्सेस को पूरी तरह से हरा दिया। तो अर्जेंटीना जो है वो पूरी तरह से अब आज़ाद हो चुका था स्पेन से। ये चीज़ें हुई, और उस समय जो क्षेत्र आज़ाद हुआ था इस वॉर के बाद, वो अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोलीविया और पराग्वे का जो क्षेत्र है आज का, वो पूरा आज़ाद हो गया था। ये जो क्षेत्र है ये सब आज़ाद हो गया था। ये वाला क्षेत्र पूरा आज़ाद हुआ था जब ये वॉर ख़त्म हुआ था 1824 में। और 1825 में यूनाइटेड किंगडम ने इसको इंडिपेंडेंस इसकी जो स्वीकार करके अर्जेंटीना को एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब यूनाइटेड किंगडम तो एक सेपरेट देश था, वो तो इसको रिकॉग्नाइज कर ही सकता था, जो दुनिया के देश चाहते थे वो कर सकते थे। तो 1825 में सबसे पहले यूके ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि अब जो है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के तहत हम मानते हैं कि आप स्पेन से अलग हो चुके हैं और हमारे रिश्ते जो हैं वो अलग होंगे, हम स्पेन के साथ जुड़ के आपके रिश्तों को नहीं देखते हैं।
और अगर आप अर्जेंटीना के मैप को भी देखें जियोग्राफिकली, तो वो समय के साथ साथ बदला है। 1816 में वाइसरॉयल्टी जो थी वो इस तरह से चलती थी। उस समय तो आप क्या ही देखें, ये अर्जेंटीना नहीं था, ये तो पहले स्पेन के अंडर था। फिर 1820 में ये वाइसरॉयल्टी का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया। 1840 में आप जब आज़ाद हो गए तो उसके बाद इतना बड़ा था। 1880 तक इतना था। और 1880 में एक लड़ाई हुई है, 1880 के 80 का ही देख लीजिए आप, मैप इतना बदल जाता है, क्योंकि जब डेजर्ट बैटल ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेजर्ट वाला जो समय आता है, उसमें ये वाला जो क्षेत्र है इंडिजिनियस लोगों का ही यहाँ पे कंट्रोल था पहले, वही लोग रहते थे, वो भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये काफ़ी बड़ा देश बन गया अर्जेंटीना, और दूसरा सबसे बड़ा देश बना साउथ अमेरिकी महाद्वीप का। अब आप इस मैप को ध्यान में देखिए, रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये वो है जो स्पेनिश कॉलोनी हुआ करती थी। अब इसमें जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है वो है सुप्रीम जुंटा और कोर्टेस, जो कि उनके लिए लॉयल थे। किसके लिए? स्पेन के लिए लॉयल थे। और येलो कलर में आपको दिख रहे हैं वो लोग जो कि मूवमेंट में शामिल थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे। और उसके बाद ग्रीन में आपको वो देश नजर आते हैं जो कि आज़ाद होते चले गए स्पेनिश रूल से। और ये आज़ादी इनको हासिल होती होती, देखिए कितना लगेगा समय, 1825 के आसपास सारे देश आज़ाद हो जाएंगे। ब्लू कलर आपको दिखा होगा एक बार इधर, यहाँ पे जब 1808-10 के समय पे, जब पेनिनसुला जो है, जो मेनलैंड कंट्री थी स्पेन की, वो फ्रांस के कंट्रोल में आ गई थी। तो वो समय था, फ्रेंच कंट्रोल था। तो 1818 का मैप देख लीजिए। 1818 में देखिए आप, अपना ये आज़ाद होता जा रहा है अपना अर्जेंटीना की बात चल रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1824 में पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा ये, और धीरे धीरे देखिएगा 1820 का दशक समय आ गया है। और 1821 में देखिए ये वाला क्षेत्र जो है, मैक्सिको वाला जो क्षेत्र है, ये भी आज़ाद हो गया। और 1822 में देखिए ये बचा है बस इनके पास। और फिर 1824 और 25 में कंप्लीट जो है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से स्पेनिश रूल खत्म हो जाएगा। स्पेन की जो कॉलोनी है वो खत्म हो जाएगी। ये एक समय था 1825 का, कंप्लीटली अमेरिका महाद्वीप जो है वो स्पेनिश रूल से आज़ाद हो गया। इसके बाद जो है चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज़ाद होने के बाद एकदम चीज़ें तुरंत अच्छी हो गई और यहाँ पे कोई रिपब्लिकन गवर्नमेंट स्थापित हो गई, ये सब बढ़िया चल रहा था, नहीं। स्पेनिश रूल से आज़ाद होते ही यहाँ पे पॉलिटिकल फ्रिक्शंस क्रिएट होने लग गए यूनिटेरियंस और फेडरलिस्ट के बीच में। यूनिटेरियन और फेडरलिस्ट आपको पता है सरकारों के समर्थक होते हैं। एक होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के समर्थक, यूनिटरी गवर्नमेंट के, और दूसरे फेडरल सिस्टम के। भारत एक सेमी फेडरल स्टेट है, क्वाजी फेडरल बोलते हैं, यूनियन भी है और फेडरल है, उसका मिक्सचर है। लेकिन जैसे अमेरिका है वो पूरी तरह से एक फेडरल सिस्टम वाला गवर्नमेंट देश है। फेडरल में और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है, एक कन्फ्रंटेशन अलग होता है, इसकी भी बात करेंगे। तो यूनियन बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो काफ़ी पावरफुल होती है, पावर का कंसंट्रेशन वहाँ पे होता है। स्टेट्स के पास बिल्कुल कम पावर होती है, बहुत कम ऑटोनॉमी होती है। स्टेट बनाए सिर्फ जाते हैं इसलिए ताकि थोड़ा सा उनको एक तरह से क्या बोलते हैं, गवर्नेंस करने में आसानी हो। जैसे एक बहुत बड़ा देश है मान लो, इसको भागों में इसलिए बांटा जाता है ताकि, जैसे राज्यों में बांट दिया, फिर राज्यों को जिलों में बांट दिया, ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए ऐसा होता है। लेकिन पावर जो है वो कंसंट्रेट कहाँ होती है? सेंटर के पास होती है। अब भारत की स्थिति देखें तो भारत के राज्यों के पास ठीक ठाक पावर है, लेकिन सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। और फेडरल क्या होता है, मैं उसकी अभी आप अपने आप कंपेयर करना। फेडरल को पहले समझ लीजिए। फेडरल क्या होता है? फेडरल में जो है लोगों के पास पावर होती है, अल्टीमेटली वो मिलके स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो मिलके एक नेशनल गवर्नमेंट बनाती हैं। वो कहते हैं जैसे छोटे छोटे राज्य मिलके क्या करें कि यार हम सब एक हो जाते हैं, एक हमारी आर्मी हो जाएगी, एक हमारी केंद्र सरकार हो जाएगी, लेकिन हर राज्य के पास अपनी ताकत होगी, हर राज्य को ये परमिशन होगी कि वो चाहे तो अलग हो सकता है। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली इतनी पावर आई जाती है कि किसी राज्य को वो अलग होने नहीं देते, एक बार वो अगर फेडरेशन में शामिल हो गया तो फेडरल में बेसिकली इनको मिलाया जाता है। और फेडरल में सिस्टम जो है, राज्यों के पास अच्छी ऑटोनॉमी होती है, राज्यों के पास अच्छी पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास कुछ ताकतें होती हैं, फॉरेन रिलेशंस को कैसे मैनेज करना है, आर्मी को मैनेज करना है, ये सब ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जैसे अमेरिका में है सेंट्रल गवर्नमेंट और 50 राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं, उनके पास अपनी नागरिकता है, हर एक राज्य के अपने झंडे हैं, तो वो हर एक राज्य का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो उस तरह से चलता है। तो वो एक फेडरल सिस्टम हो गया, राज्यों के पास काफ़ी ताकत है उसमें। तो भारत को देखिए, भारत के राज्यों के पास ठीक ठाक ताकत है, लेकिन सेंटर के पास ज़्यादा है।
तो यूनियन और फेडरल के दोनों के लक्षण हैं हमारे देश में। जब देश बना था तो देशों रियासतों का एकीकरण हुआ था, आपको पता है। तो रियासतों का एकीकरण हुआ था तो उनको यही कहा था कि हम फेडरेशन एक तरह से बना रहे हैं, धीरे धीरे करके बाहर आपके पास भी कुछ ताकतें रहेंगी, कुछ उनको पीवी राइट्स वगैरह दिए गए। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके सेंटर के पास ज़्यादा ताकत रही, सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत जरूरी था ताकि देश टूट ना जाए, ये मकसद रहता है। कन्फ्रंटेशन में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो जुड़ जुड़ के क्या है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बना लेती हैं, वही है कि कन्फ्रंटेशन बना लेते हैं ताकि पावर तो डिसेंट्रलाइज रहे लेकिन कंसंट्रेटेड अथॉरिटी रहे। तो यहाँ पे अर्जेंटीना में एक वो लोग थे जो यूनिटरी गवर्नमेंट के समर्थक थे, एक वो थे जो फेडरल गवर्नमेंट के समर्थक थे। यूनियन के समर्थकों को यूनिटरी कहा जाता है और फेडरल के समर्थकों को फेडरलिस्ट कहा जाता है। तो यूनिटरी समझते थे कि ब्यूनस आयरेस जो है उसको लीड करना चाहिए सारे देश को, सारे प्रोविंसेस को, लेस डेवलप प्रोविंसेस को, और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बननी चाहिए। लेकिन फेडरलिस्ट का ये मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो देश है उसके सभी जो प्रोविंस है वो ऑटोनॉमस होने चाहिए और एक फेडरल सिस्टम होना चाहिए। देश जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह एक फेडरेशन होना चाहिए। तो इनके बीच में एक लंबा सिविल वॉर चला। सिविल वॉर जो है वो चला, उसमें कई लीडर थे, जिसमें मैनुअल डी रोसास जो है वो फेडरलिज्म के एक सपोर्टर थे, काफ़ी की लीडर थे ये, जो आगे चल के ब्यूनस आयरेस के गवर्नर भी रहे हैं, फेडरलिज्म के सपोर्टर थे और ब्यूनस आयरेस के गवर्नर रहे। फिर बार्टोलोमे मित्रे जो है, मित्रे ये यूनियन गवर्नमेंट के समर्थक थे, यूनिटरी गवर्नमेंट के। ये प्रेसिडेंट रहे हैं 1862 से 1868 के बीच में, और वो लिबरल गवर्नमेंट का एक दौर था 1860 के दशक से 1880 के बीच का, उसमें इनकी पार्टी ने सरकार चलाई है। जो यूनिटरी थे और जो फेडरलिस्ट थे उनके बीच में कई सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, जैसे बैटल ऑफ कैपेडा 1820 में, बैटल ऑफ पैवोन 1861 में, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेजर्ट जो है उसको हम पूरी तरह से सिविल वॉर का वॉर तो नहीं मान सकते, ये एक अलग तरीके का वॉर था। लेकिन इस वॉर के बाद ये सिविल वॉर समाप्त हो गया। तो 1880 तक लगभग जो है सिविल वॉर के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, और कई की लीडर्स ने इसमें जो है अपनी अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, अब फाइनली 1880 में जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो फेडरल गवर्नमेंट ही बनी। तो बेसिकली जो फेडरलिस्ट थे उनकी चली, और फेडरलिस्ट की जीत हुई इसमें, और एक स्ट्रॉन्ग ऑटोनोमस प्रोविंस के साथ जो देश है, रिपब्लिक ऑफ जो अर्जेंटीनियन रिपब्लिक है, उसका निर्माण हुआ और वही चलता आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये जो सिविल वॉर होता है उसका नतीजा क्या निकलता है, एक तो फेडरल गवर्नमेंट बन गई। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, कंसोलिडेटेड सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट इनकी बनी है, और इकोनॉमिक इसके इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट भी अपने को देखने को मिलते हैं। कई सारे इंडिजिनियस लोग जो हैं यहाँ पे डिस्प्लेस हो गए, उनको मारा गया, प्रताड़ित किया गया, वो तो यहाँ से निकल गए। बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और शोषण का सामना करना भी पड़ा, तो वो भी इसकी एक लिगेसी है। अब आगे चल के जो लिबरल गवर्नमेंट का जो दौर था 1862 से 1880 के बीच में, तो इसमें सबसे पहले बार्टोलोमे मित्रे जो है उन्होंने एक यूनिटरी लिबरल गवर्नमेंट का निर्माण किया। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बनते हैं वो। तो ये 1862 से 68 के बीच में ही रहते हैं, और उसके बाद और लीडर्स आते हैं वो 1880 तक रहते हैं। इनका एक कमिटमेंट था कि हम देश को मॉडर्नाइज करेंगे, फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, नेशनल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का, निर्माण करने का इनका मकसद था। लेकिन उसके बाद कई सारी चीज़ें हुई इनके कार्यकाल में भी हुई, जैसे कि एक तो वॉर हुआ, वॉर ऑफ ट्रिपल अलायंस, जिसको पराग्वे वॉर भी कहा जाता है। ये 1864 से 70 के बीच में हुआ था। इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो क्षेत्र है, ब्राज़ील वाला जो था, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, इनके बीच में कई सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट थे। उन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेते हुए सोल्व करने के लिए एक वॉर हुआ था। सबसे पहले इसको वॉर ऑफ ट्रिपल अलायंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील जो है वो एक तरफ थे, तीनों की अलायंस थी, और दूसरी तरफ सिर्फ पराग्वे था। ब्राज़ील जो कि पुर्तगाल की कॉलोनी हुआ करता था, उसको ज्वाइन किया था अर्जेंटीना ने इस वॉर में। और पराग्वे जो कि इनका ही पड़ोसी था, स्पेनिश बोलने वाला देश था, स्पेनिश प्रांत था एक तरह से, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। पराग्वे इसमें हार गया और एक काफ़ी डेडलीस्ट वॉर था ये। और इसके लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया, बार्टोलोमे मित्रे को, क्योंकि इसमें इन्होंने एक अपने स्पेनिश भाषी देश को छोड़ा था और पुर्तगालियों के खिलाफ ये जाके इन्होंने जंग लड़ी थी, पुर्तगालियों का साथ दिया था। तो ये सब चीज़ें हुई इसमें। इस लड़ाई में अल्टीमेटली अर्जेंटीना को कुछ क्षेत्र जरूर मिला, अर्जेंटीना थोड़ा बड़ा हुआ ये, और कुछ क्षेत्र इनको मिल गया। आप देख सकते हैं इसमें अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलिविया वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है,
ये इन्होंने कुछ हिस्सा इन्होंने ये वाला जो क्षेत्र है ये इन्होंने जीत लिया था परुग्वे से, क्योंकि परुग्वे हार गया था इस लड़ाई में। अब उसके बाद मित्रे की प्रेसिडेंसी में एक और बड़ा हॉलमार्क ये रहता है कि इन्होंने लॉ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ का इस्तेमाल किया। लॉ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ क्या किया कि ब्यूनस आयर्स जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था इस पूरे देश का, उसको इन्होंने परमिशन दे दी कि आप अर्जेंटीनियन रिपब्लिक को ज्वाइन कीजिए, आपको आपकी सिटी को ब्यूनस आयर्स को हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है हब बनाएंगे और आपकी सिटी को हम फेडरलाइज करते किए बिना आपको ये एक रिजर्विंग राइट देते हैं कि ब्यूनस आयर्स जब चाहे देश से अलग हो सकता है। आपका मन है कि आप अर्जेंटीना से अलग होना चाहते हैं तो आप अलग हो सकते हैं, आपका अगर कारण हो तो ये काफ़ी एक ऐसा डिसीजन था जिसको ओब्वियसली आगे चल के सरकारें मानने वाली नहीं थी, लेकिन ब्यूनस आयर्स को ये इन्होंने वादा ज़रूर कर दिया था, वहाँ के गवर्नर को और वहाँ की लोगों को ये वादे कर दिए थे इन्होंने। हालांकि ये जो लिबरल गवर्नमेंट थी, ये जो 80 के दशक तक जो चली, इसको इनकी ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ये यहाँ पे जो तमाम सरकारें बनी वो इंडिजीनियस लोगों के लिए काफ़ी शोषित करने वाली थी, काफ़ी उनके प्रति उनका डिसग्रेडेड रवैया था। उन्होंने इंडिजीनियस लोगों के अधिकारों का बहुत हनन किया है, मार्जिनलाइज किया है उन लोगों को, तो वो तो इन्होंने किया ही है, उसके लिए तो क्रिटिसाइज इसको भी किया जाता है और आगे की जो सरकारें हैं उनको भी किया जाता है। 1874 में निकोलस एविलेंडेंडा जो है वो आगे प्रेसिडेंट बनता है और उस समय एक इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा होता है। उस इकोनॉमिक डिप्रेशन से डील करने के लिए उसने नए रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, नए क्षेत्रों की ज़रूरत थी, तो उसने नेशनल टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए जूलियो अर्जेंटिनो रोका, जो कि एक काफ़ी बड़े वॉर हीरो माने जाते हैं अर्जेंटीना के, उनको भेजा और जो पैटागोनियन डेजर्ट्स थे उनको कॉन्क्वेस्ट करने के लिए भेजा। तो पैटागोनियन डेजर्ट्स जो थे ये वाले क्षेत्र में थी, ये वाला जो क्षेत्र है इसको जीतने के लिए भेजा। तो 1880 से पहले अर्जेंटीना इतना ही था, ऊपर वाला हिस्सा ही था, लेकिन 1880 के बाद ये वाला जो क्षेत्र है इसको जीत लिया था रोका ने, जूलियो रोका ने। तो उसके बाद ये क्षेत्र भी इसके कंट्रोल में आ गया और इस मिलिट्री कैंपेन का फायदा ये हुआ इनको तो रिसोर्सेज मिल गए यहाँ की सरकार को, लेकिन इस मिलिट्री कैंपेन में जो इंडिजीनियस लोग थे उनके हाथ से उनका जो जगह बची कुछ चीज़ थी वो भी चली गई और वो लोग जो हैं प्रताड़ित हुए, उनको बहुत मारा गया, उनको परेशान किया गया और उनकी पॉपुलेशन जो है यहाँ से बहुत कम हो गई, क्योंकि उनको एक बड़े फॉर्मेट के तहत उनको मारा गया। 1880 में एक और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया था ब्यूनस आयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और यहाँ पे एक पॉलिटिकल टर्मोइल होता है। कार्लस टेजेडोर जो कि उस समय ब्यूनस आयर्स के गवर्नर होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और रिपब्लिक से अलग होंगे, सेसीड कर जाएंगे, सक्सेशन ले लेंगे, मतलब जैसा कि प्रॉमिस किया गया था पहले इनसे, इसी सरकारों ने किया था कि हम आप चाहो तो अलग हो सकते हो, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जो हुकूमत थी, अब जो राष्ट्रपति थे एविलेंडेंडा, उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया और कहा कि नहीं, हम लॉ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ को अब नहीं मानेंगे और आप अलग नहीं हो सकते। तो जूलियो अर्जेंटिनो रोका को फिर से भेजा गया और टेजोवर की सेना को यहाँ पे हरा दिया गया और ब्यूनस आयर्स को परमानेंटली रिपब्लिक के अंदर मिला दिया गया और उनसे वो अधिकार छीन लिया कि आप कभी भी रिपब्लिक से अलग हो सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट थी, फेडरलिज्म में हर एक प्रोविंस के पास अपना अधिकार होता है, काफ़ी ऑटोनॉमी होती है, लेकिन आपके पास ये ऑटोनॉमी नहीं रहेगी कि आप रिपब्लिक से अलग ही हो जाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये हुआ। अब जूलियो रोको एक वॉर हीरो बन चुके थे, उन्होंने डेजर्ट वाला जो वॉर था वो जीता था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेजर्ट, और इन्होंने ब्यूनस आयर्स को भी पूरी तरह से जोड़ के रखा देश के साथ, तो वो एक हीरो बन गए और उन्होंने 1880 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया। उनकी पार्टी जो थी वो थी पैन, जो कि एक पैन जो है वो तो इसका शॉर्ट में नेम है, जो इसका स्पेनिश नाम है उसका शॉर्ट नेम है, लेकिन इसका नाम है पार्टी का इंग्लिश में नेशनल ऑटोनोमिस्ट पार्टी। इस ऑटोनोमस पार्टी ने 1916 तक रूल किया है और ये एक अच्छा समय माना जाता था, बहुत अच्छा समय माना जाता था अर्जेंटीना के इतिहास का। अर्जेंटीना के इतिहास का गोल्डन पीरियड इसको माना जाता था, क्योंकि इस पीरियड में काफ़ी इन्होंने स्टेबिलिटी देखी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखी और एक देश के तौर पे इन्होंने अपने देश को काफ़ी आगे बढ़ाया, आगे लेके गए। ये 1880 से 1916 तक, 1914 में इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ये कंजर्वेटिव रिपब्लिक वाला जो दौर है वो भी ख़त्म हो गया था। उस दौर में इन्होंने काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया, वीट, बीफ, इन सभी का इनका काफ़ी ग्रोथ हुई, अच्छा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था इनका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मॉडर्नाइज द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर,
एक स्टेबल करेंसी को स्थापित करना, बैंकिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, ये सब चीज़ें इन्होंने इस समय करी। ब्यूनस एयर्स जो है उस समय एक काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक हब बन गया था, जहाँ पे अच्छी खासी वेल्दी मिडिल क्लास रहती थी और अच्छा थ्राइविंग कल्चर था इनका। इसी वजह से इस समय इसको साउथ अमेरिका का पेरिस कहा जाता था। इस दौर में इतना अच्छा इन्होंने काम करा था, उस दौर में अच्छे तरीके से देश चला था उस दौर में, तो ये पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका कहलाता था, ब्यूनस आयर्स। उसके बाद 1912 में थोड़ी सी स्थिति बदली, जब एक हंगर स्ट्राइक हुई और अर्जेंटीना में, और बेटर वेजेस और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करने के लिए यहाँ पे, जब स्पेशली साउथ अमेरिकी महाद्वीप में जब वो दौर चल रहा था, यहाँ पे जब मशीनीकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक्स और ये सब चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से एक बड़ा वायलेंट क्लैश हो गया वर्कर्स और पुलिस के बीच में। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई नजर आई जब सोशल अनरेस्ट हुआ आगे चल के, और यहाँ पे इनकी भी डेथ हो गई थी। जो हमारे राष्ट्रपति थे इनके, जूलियो रोका, इनकी भी डेथ हो गई थी 1914 में। तो फिर स्थिति को मैनेज करने वाले इतने बढ़िया लीडर नहीं थे, सोशल अनरेस्ट हुआ और फाइनली कंजर्वेटिव जो रिपब्लिक था उसका अंत हुआ, और हिपोलिटो गिरिगोनियन ये व्यक्ति जो 1916 में सत्ता में आया, पेन की हेजेमनी यहाँ पे खत्म हो गई। और इनकी जो पार्टी सत्ता में आई आगे चल के, ये जो हिपोलिटो की, तो ये जो शुरुआत हुई उस दौर को रेडिकल गवर्नमेंट्स का दौर कहा जाता है, 1916 से 1930 के दौर, बीच का दौर। ये भी ठीक ठाक टाइम था। स्थिति तो 1930 के दशक से लेके 1983 तक खराब हुई है, जो कि एक 50 साल तक अर्जेंटीना में कई सारे पॉलिटिकल टर्मोइल्स हुए हैं। तो इस दौरान इसने भी काफ़ी सारे कमिटमेंट किए थे कि मैं डेमोक्रेसी को बेटर करूंगा, सोशल रिफॉर्म्स लाऊंगा, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन करूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें करी। उसने यूनिवर्सल सफरेज भी स्थापित किया कि सभी एडल्ट सिटीजन्स को वोटिंग राइट मिले, इंक्लूडिंग वुमेन। तो ये एक इसका अच्छा काम था इस रेडिकल गवर्नमेंट्स के टाइम का। दूसरी चीज़ ये भी थी कि आप जानते हैं कि ये जो दौर था 1916-30 के बीच में, इसमें वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था 1914 से 18 के बीच में, और फिर आगे वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ है 1940 के दशक में। तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में अर्जेंटीना एक ऐसा देश था जो कि पूरी तरह से न्यूट्रल रहा। ये देखिए, आप वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के वीडियो आपको मैप दिखाता हूँ। ये वर्ल्ड वॉर 1 की स्थिति है, जिसमें ग्रीन कलर में आपको अलाइज फोर्सेस दिखती हैं, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, ये सभी देश आपको नजर आते हैं। इवन ब्राजील भी आपको नजर आता है। लेकिन आपको और सेंट्रल पावर्स में आपको कौन दिखता है? जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया, ये सब नजर आते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे देश थे जो न्यूट्रल थे। इसमें न्यूट्रल देशों में आपको अर्जेंटीना भी नजर आता है। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने 2 सिविलियन जो शिप थी अर्जेंटीना की, उनको डुबो दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अर्जेंटीना ने वॉर डिक्लेयर नहीं किया जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी के एम्बेसडर को यहाँ से भगा दिया, लेकिन उन्होंने वॉर डिक्लेयर नहीं किया। अमेरिका ने बार बार इनके ऊपर फोर्स किया कि आप जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दो, लेकिन इन्होंने किया नहीं। ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध में भी आपको पता है कि सेंट्रल पावर्स नहीं रही थी, अब एक्सिस पावर्स बन गई थी। एक्सिस पावर्स में इटली, जर्मनी और जापान थे, जो रेड कलर में दिख रहे हैं, और येलो कलर में जो थी अलाइड पावर्स थे। ये देश आपको नजर आ रहे हैं। इसमें भी आपको व्हाइट कलर में अर्जेंटीना नजर आ रहा है। अर्जेंटीना इसमें भी शामिल नहीं था, तो ऑफिशियली दोनों में शामिल नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध में हालांकि अर्जेंटीना के ऊपर कुछ आरोप लगाए जाते हैं कि उसके देश के अंदर कुछ एस्पियोनेज थे जर्मनी के, और कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया था अर्जेंटीना को कि वो हिटलर की तानाशाही को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और कई लोग ऐसे भी थे जो कि नाजी जर्मनी के लोग थे, नाजी सेना के लोग थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी हार गया था, तो कई लोग अर्जेंटीना में जाके छिप भी गए थे। तो कई सारे ऐसे आरोप भी लगते हैं अर्जेंटीना के ऊपर, और ये एक ऐसा दौर था जिसमें अर्जेंटीना 1930 के दशक तक ठीक ठाक काम कर रहा था। फाइनली अब बात करते हैं इनफेमस डेकेड ऑफ 1930 to 43। ये 10 से 13 साल का जो समय था, इस दौर में तो एक इनफेमस डेकेड ना केवल अर्जेंटीना में बल्कि दुनिया ने ही देखा, क्योंकि 1930 के दशक में आपको पता है कि ग्रेट डिप्रेशन आया, महामंदी 1929 में ये आ गई थी, और इसमें दुनिया भर में बहुत कुछ देखा। भूखमरी देखी, बहुत सारे लोगों के धंधे बिजनेस डूबते हुए देखे, बहुत से लोग जो हैं उन्होंने अपनी नौकरियां खोई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, बहुत महंगाई बढ़ गई, बहुत गरीबी बढ़ गई। तो अर्जेंटीना भी इसकी चपेट में आया, और पहले ठीक था 1929 तक, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदल गई।
1930 में एक मिलिट्री कू हुआ जिसको अर्जेंटीनियन पैट्रियट लीग सपोर्ट कर रही थी और जिसको लीड कर रहे थे जोस फ्लिक उरीबुरु। उरीबुरु एक मिलिट्री लीडर था। ये उरीबुरु जब पावर में आया तो इसने आते ही क्या किया कि सारी सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस जो यहाँ की कांग्रेस थी, मतलब यहाँ की जो पार्लियामेंट थी बेसिकली, उसको कांग्रेस वहाँ पे उसको बोला जाता है, पार्टी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया और एक ऑथोरिटेरियन रूल को यहाँ पे स्थापित कर दिया। ऑथोरिटेरियन मतलब डिक्टेटरशिप, अपनी मिलिट्री रूल को स्थापित कर दिया। और कुछ लोगों के हाथ में इस इनफेमस डेकेड में अंदर पॉलिटिकल पावर जो है अर्जेंटीना की, वो कुछ अलाइट स्मॉल ग्रुप के हाथ में थी जिनको लैंडेड ओलिगार्की कहा जाता था। और इन लोगों ने पूरा कंट्रोल किया देश की सत्ता के ऊपर भी, रिसोर्सेज के ऊपर भी, वेल्थ के ऊपर भी। चीजें खराब रही, लेकिन फिर 1943 में एक रिवॉल्यूशन और होता है, वो भी एक मिलिट्री कू होता है। उस मिलिट्री कू को लीड करता है पेड्रो पाब्लो रामिरेज। ये भी एक मिलिट्री जनरल होता है। ये यहाँ से उस पुरानी हुकूमत को तो हटा देता है, लेकिन ये वादा तो ये करता है कि वो डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर देगा, हर आदमी की लाइफ को बदल देगा, लेकिन फिर भी इसकी भी सरकार ऑथोरिटेरियन होती है और पॉलिटिकल रिप्रेशन का ही सामना लोगों को करना पड़ता है। इस दौर में भी चीज़ें ज़्यादा सही होती नहीं हैं। 1940-30 से लेके अगर आप 1980 के दशक तक देखेंगे तो काफ़ी गड़बड़ ही रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल ही रहा है अर्जेंटीना में। तो पॉलिटिकल टर्मोइल हो, इकोनॉमिक स्ट्रगल हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, ये वो दौर था 50 सालों का जिसको अर्जेंटीना ने फेस किया। जुआन डोमिंगो पेरोन नाम का एक व्यक्ति 1946 में मिलिट्री ऑफिसर के तौर पे आता है और ये सत्ता में आता है। मिलिट्री ऑफिसर होता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट चलाता है। पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट कौन चलाता है, कैसी सरकार होती है पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट? मतलब जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। कुछ भी वो जो कहेंगे, उनको फ्री में कुछ चाहिए तो फ्री में दे दो। वो कहेंगे कि ये पॉलिसी बना दो, लेबर राइट दे दो, क्योंकि लेबरों की संख्या ज़्यादा है, लेबर को राइट्स दे दो, चाहे दूसरे बिजनेसेस को नुकसान हो। और कुछ भी करने के लिए वो व्यक्ति तैयार है, सत्ता में आने के लिए। पॉपुलिस्ट होता है वो। तो इस तरीके की जो चीज़ें करता है तो वो पॉपुलिस्ट सरकार चलाता है। इससे क्या नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता नहीं है, इन्फ्लेशन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ग्रे साइंस है और उसमें आप किसी चीज़ को एक दिशा में नहीं चला सकते। उसमें सभी चीज़ों के, सभी के हितों का ध्यान रखना पड़ता है। तो लेकिन पॉपुलिस्ट था इसलिए इलेक्शन जीता। 1951 में भी जीता, 1955 में इसको एक बार के लिए मिलिट्री को में आउटडस्ट कर दिया और निकाल दिया गया था, लेकिन फिर आया ये 1973 में सत्ता में आया। उसके बाद इसकी डेथ हो गई तो 1973 में डेथ हो गई थी। तो उसकी वाइफ इजाबिला है, वो प्रेसिडेंट बनती है। उसके दौर में भी काफ़ी करप्शन था, काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस थे। लेकिन 1976 में एक और मिलिट्री कू होता है। इस मिलिट्री कू के दौरान भी जो है कई लोगों को किडनैप किया जाता है, मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। जो भी उस सत्ता के खिलाफ बोलता है, इसको डर्टी वॉर का दौर कहा जाता है। ये एक नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आते हैं जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन और इंक्रीज जैसी पॉवर्टी का बढ़ने का जो दौर है वो बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें ये कान कर चलता है दौर। फाइनली स्थिति कब बदलती है? स्थिति जब बदलती है जब एक और वॉर होता है। कोई भी वॉर होता है उसके बाद स्थितियां तो बदलती हैं, चीज़ें तो बदलती ही हैं। फॉल्कलैंड वॉर होता है, फॉल्कलैंड आइलैंड्स में वॉर होता है। क्या होता है ये बताता हूँ आपको। तो देखिए, ये है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पास कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये ब्रिटिश आइलैंड्स हैं एक्चुअली। ये फॉल्कलैंड का एक आइलैंड था जहाँ पे ये क्लेम करते थे, अर्जेंटीना के लोग कहते थे, अर्जेंटीना की जो मिलिट्री थी वो चाहती थी कि फॉकलैंड आइलैंड जो है वो उनकी सीमा में आए, उनके पास ही पड़ता है, तो इसके ऊपर इनका कंट्रोल होना चाहिए, ब्रिटिशर्स का नहीं होना चाहिए। तो ये इसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं कि फॉकलैंड के ऊपर ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स की आर्मी, आप जानते हैं कि रॉयल नेवी कितनी स्ट्रॉन्ग थी। तो फॉकलैंड आइलैंड्स की इस लड़ाई के अंदर अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना की मिलिट्री बुरी तरह से हारी इसमें, और मिलिट्री जब कमज़ोर हुई, उसका डाउनफॉल हुआ, तो उसके बाद 1983 में डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई। राउल एल्फोर्सिन जो है वो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं 1983 में, और यहाँ से स्थिति पूरी तरह से बदलती है। उन्होंने कुछ कमीशन इस्टेब्लिश किए और कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा ह्यूमन राइट वायलेशंस कैसे कैसे हुए डर्टी वॉर के दौरान। उन्होंने कई सारे अच्छे कदम उठाए और फिर से स्थिति को ठीक किया। कई सारे चैलेंजेस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, पॉलिटिकल करप्शन हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी अर्जेंटीना उसके बाद स्लो एंड धीरे धीरे करके स्ट्राइड ले रहा था एक अच्छी डेमोक्रेसी की तरफ और सोशल जस्टिस की तरफ। तो 1983 के बाद स्थितियां जो हैं वो बेहतर हो पाई, और 1983 में
मैं आपको बता देता हूँ 1983 के बाद क्या। 1983 में डेमोक्रेसी की तरफ लौट गया था देश, सिविलियन रोल आया। 1989 में कार्लोस मेनन जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। 1992 के अंदर जो है करेंसी जो है इनकी वो पेसो डिक्लेयर होती है, जो यूएस डॉलर के साथ काफ़ी टाइड अप है। उसके बाद 2007 में क्रिस्टानिया किचनर जो है वो प्रेसिडेंट बनती हैं। वो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट नेस्टर किचनर की वाइफ थी। उसके बाद 2013 में पोप फ्रांसिस जो हैं वो पहले पोप बनते हैं अमेरिका महाद्वीप से, तो वो फ्रांसिस पोप बने। उसके बाद 2019 से अभी तक एल्बर्टो फर्नांडेज जो हैं वो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं। मैं 2023 के अभी मार्च महीने तक, अप्रैल महीने तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, कब इलेक्शंस होंगे, क्या चीज़ें बदलेंगी, वो अलग बात है। तो अब ये प्रेसिडेंट है, तो ये आपका अर्जेंटीना हुआ और ये इनके प्रेसिडेंट हैं अभी हाल फिलहाल। तो अर्जेंटीना का इतिहास होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, शुरुआत से लेके जहाँ तक हम पहुँचे हैं कि कैसे इस देश में क्या कुछ हुआ। पहले इंडिजीनियस लोग रहते थे, बहुत ही कम पॉपुलेशन में रहते थे, तो उनका इतिहास इतना नहीं है, ना लिखित में मिलता है। लेकिन स्पेनिश कॉलोनियलिज्म का जो दौर शुरू हुआ वहाँ से यहाँ पे चलता है। इनका एम्पायर का कुछ इतिहास आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद स्पेन ने किस तरह से रूल किया वो हमने समझा, स्पेन से इन्होंने आज़ादी कैसे ली वो समझा। आज़ादी लेने के बाद सिविल वॉर हुए, पॉलिटिकल टर्मोइल्स का दौर देखा, और फिर फाइनली 1980 के बाद जाके ये देश जो है आज का अर्जेंटीना जैसा बना है, एक डेमोक्रेसी के तौर पे एस्टेब्लिश हुआ है, जिसको अर्जेंटीनी रिपब्लिक हम कह सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और इसी तरीके के वीडियोज़ आप देख पाएंगे। साथ ही अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो आप ये कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में आपको यहाँ पे कोर्सेज मुहैया कराए जाएंगे, जिनमें आप उन वीडियोज़ को तो देख सकते हैं, साथ ही उनके नोट्स और उनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ेगा। इंस्टाग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेटिव रील्स मिलेंगी, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।